हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं सार्क के बारे में। ये आपके इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का एक टॉपिक है, प्लस ये जो है आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विल स्टार्ट आवर टॉपिक सार्क। देखो बच्चों, सार्क की सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, अगर हम एनटीए नेट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो जितने भी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनमें से कुछ कंट्रीज़ एक साथ आए और एक साथ मिलके उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको हम बोलते हैं सार्क। तो देखो, नाम से ही आपको पता लग रहा है साउथ एशियन एसोसिएशन, मतलब कि साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रही हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कॉरपोरेट कर सकें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सार्क क्या है। साउथ एशियन कंट्रीज का एक एसोसिएशन है। तो उसके मेंबर स्टेट कौन कौन है, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये जो है इसके मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं इसमें। तो ये जो है सार्क वो 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया कवर करता है। तो मेन आपके लिए क्वेश्चन आपको कहाँ से बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है, दूसरा क्वेश्चन कि इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन है। तो थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका समझ लेते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। देखो, ये आइडिया जो है वो फर्स्टली कब इनिशिएट हुआ था, वो इनिशिएट हुआ था 1980 में। ठीक है। तो फॉरेन सेक्रेटरीज जो हैं 7 कंट्रीज के, वो एक साथ मिले। कहाँ पे मिले? कोलंबो में मिले 1981 में। तो उन्होंने 5 इम्पॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया कि जिस पे कंट्रीज को काम करने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद फाइनली जो है ये 8 दिसंबर 1985 में जो है हमारा सार्क बन के फॉर्म हो गया था। और इसमें हमारी 8 कंट्रीज थी जिसमें इंडिया भी था। तो देखो, 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहला इसकी फुल फॉर्म, दूसरा इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तीसरा कि ये कब फाउंड हुआ था। तो ये कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985। बच्चों, यहाँ से भी आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। देखो, सार्क कब बना था? 1985 में बना था, दिसंबर 8 को। ठीक है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसके बारे में चेक कर सकते हो। 8 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं, 9 इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज है। तो एक बार क्वेश्चन भी आया था नेट के एग्जाम में कि मेंबर कंट्रीज और ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑप्शन में दे रखी थी और पहचानना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके हेडक्वार्टर में से एक क्वेश्चन बन सकता है। काठमांडू नेपाल में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, कब? 2017 में। इसकी कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं, जैसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। तो ये सारी जो है कुछ इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं। पहली जो है सेक्रेटरी वो बांग्लादेश से थी, और अभी जो करंट सेक्रेटरी है वो श्रीलंका से है। उन्होंने 1 मार्च 2020 को ऑफिस संभाला था। लास्ट मेंबर जिसने सार्क को ज्वाइन किया है वो अफगानिस्तान है 2007 में। और जो लास्ट सार्क का समिट हुआ था, वो होने वाला था पाकिस्तान में, वो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ से बहुत सारे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। प्लस अगर आप इसको 16 मार्क्स के आंसर के लिए कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ ये आप थोड़ा सा टेबल अगर बना के आओगे तो इम्प्रेशन अच्छा आएगा। नेक्स्ट जो है, देखो वही एक ही चीज़ इसमें कई बार लिखी हुई है स्लाइड में, ताकि आपको याद हो जाए कि सार्क जो है कहाँ फाउंड हुआ था। ढाका में फाउंड हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में है। ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इन्होंने जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साप्ता की जो है लॉन्च किया था। साप्ता को कब? आई थिंक 2006 में लॉन्च किया था। और ये जो है ये एक डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करता है यूनाइटेड नेशन के साथ। वो एज अ ऑब्जर्वर का भी काम करता है। और जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नीचे जाके अभी पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि ये जो इसका आइडिया है, देखो अभी हमने पढ़ा था कि कोलंबो में जो है इसको इनिशिएट किया गया था। बट अगर हम इसके बारे में थोड़ा और सर्च करते हैं तो कुछ साइट्स पे ये भी मेंशन है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इन इसके बारे में ना 3 कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कशन हुआ था।
एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी जो न्यू दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1947 में, तब भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। फिर एक कॉन्फ्रेंस जो है उस वो फिलीपाइंस में हुई थी 1950 में, उसके बारे में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी 1981 में, उसमें भी हमने पढ़ा था। फिर एक कॉन्फ्रेंस हमारी कोलंबो में हुई थी, उसमें भी मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिसीजन लिया गया सार्क का वो एकदम से नहीं लिया गया। इसमें हमारी 3-4 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसमें फिर डिस्कशन किया गया, और जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हमारी कोलंबो में हुई थी 1981 में, जिसमें ये फाइनली डिसाइड हुआ था कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके उसमें डेवलपमेंट का काम करे। तो देखो इसमें जो है सार्क में कौन, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें अपना आंसर बड़ा करके लिख के आना है। तो जो सबसे एपेक्स बॉडी होती है इसमें, वो उसका नाम क्या होता है? काउंसिल होता है। तो जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, अपने अपने एक हेड को भेजती हैं काउंसिल में, ठीक है। तो 8 मेंबर कंट्रीज है, तो 8 मेंबर कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने हेड को भेजेंगी। फिर उसके बाद होता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसमें क्या होते हैं? फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और वो दो बार मिलते हैं साल में। अब मेन फंक्शन क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? पॉलिसी बनाना, रीजनल कॉरपोरेशन के ऊपर काम करना, कॉरपोरेशन के लिए नए नए एरियाज ढूंढना, एडिशनल मैकेनिज्म जो है आइडेंटिफाई करना। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम होते हैं। फिर एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी का मेन काम क्या होता है कि उनको देखना होता है कि कौन कौन से प्रोग्राम सार्क चला रहे हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। फिर फाइनेंसिंग के अरेंजमेंट्स को डील करना, फाइनेंसिंग के अरेंजमेंट्स को कॉरपोरेशन के साथ, जो कॉरपोरेशन मोबिलाइज करने का मतलब है कॉरपोरेशन को इकट्ठा करना विद इन द रीजन और आउटसाइड द रीजन, कि कैसे हम बहुत ज़्यादा कॉरपोरेशन अपने उसमें ला सकते हैं चीज़ों को डेवलप करने के लिए। तो एक हमने देखा कि इसमें काउंसिल होती है, उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, और फिर हमारे पास एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के बाद हमारे पास एक और कमेटी होती है इसमें, जो है प्रोग्रामिंग कमेटी। प्रोग्रामिंग कमेटी क्या होती है कि इसमें सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं जो भी मेंबर गवर्नमेंट होते हैं। उसका मेन फंक्शन क्या है कि कब एनुअल मीट होगा, बजट के बारे में डिस्कशन करते हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं वो स्टैंडिंग कमेटी को देते हैं। टेक्निकल कमेटी क्या करती है? प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती है, रिपोर्ट्स को सबमिट करती है। फिर एक सेक्रेटेरिएट होता है, वो उसका क्या काम होता है कि वो जो भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करते, ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं एक सेक्रेटरी जनरल को। उसका मेन काम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन करना, चीज़ों को कोऑर्डिनेशन में लाना, सार्क मीटिंग्स को मॉनिटर करना, और जो भी कम्युनिकेशन लिंक है, मतलब सार्क जो है इंटरनेशनल फोरम्स वगैरह से जो भी कम्युनिकेशन करता है उसका जो लिंक होता है वो कौन होता है? वो सेक्रेटरी जनरल ही होता है। तो अब समझ में आया हमारे पास इसमें क्या क्या होते हैं। सबसे पहले वी हैव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनका क्या काम होता है? पॉलिसी बनाना, रीजनल कॉरपोरेशंस के लिए एरियाज ढूंढना, उनको रिव्यू करना। स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या है? प्रोग्राम्स को मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेट करना, फाइनेंस का अरेंज करना, कॉरपोरेशन को इकट्ठा करना। प्रोग्रामिंग कमेटी क्या करती है? एनुअल मीट का डिसाइड करती है, बजट के ऊपर काम करती है। टेक्निकल कमेटी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करती है। सेक्रेटरी का काम क्या होता है? सेक्रेटरी जनरल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है, मॉनिटर करता है, मीटिंग को लिंक का काम करता है सार्क और इंटरनेशनल फोरम्स के बीच में। फिर उसके बाद अब ये सार्क बना क्यों था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? देखो सार्क जो है वो बना था इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के विद इन द साउथ एशियन रीजन, कि हमारी जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जो भी इसके मेंबर हैं, उनकी कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, सोशली वो प्रोग्रेस कर सके, कल्चरली वो डेवलप कर सके, उनके लोगों के वेलफेयर के लिए जो सार्क है वो बना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो सके? वेलफेयर हो सके। उसके बाद मेन क्या था? वेलफेयर के बाद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। उसके बाद जो भी हमारी ग्रोथ हो रही है, कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है, उसका पेस हम बढ़ा सके, एसिलरेट कर सके, स्पीड अप कर सके ये प्रोसेस को, और उनको जो है उनके फुल पोटेंशियल तक वी गिव देम सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सार्क का ये काम था ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल तक डेवलप कर सके, उनके बीच में जो है सेल्फ रिलायंस आ सके, आत्मनिर्भरता आ सके। ये एक ऑब्जेक्टिव था। ये भी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं इनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो, एप्रिसिएशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को ये समझ सके, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सके, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, टेक्निकली, साइंटिफिकली
साइंटिफिकली, ताकि क्या हो, डेवलपमेंट एक अच्छे रेट से हो सके। कॉरपोरेशन हो आपस में साउथ एशियन कंट्रीज़ में, कॉरपोरेशन हो इंटरनेशनल फोरम्स के साथ, कॉरपोरेशन हो जो है ऐसी ऑर्गेनाइजे और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिनका सिमिलर एम सिमिलर पर्पस है। तो कहने का मतलब क्या है कि सार्क किस लिए बना था, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ है, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है, वो डेवलप कर सके, ग्रो कर सके, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने लोगों को दे सके, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट कर सके, म्यूचुअल ट्रस्ट को प्रमोट कर सके, कोलैबोरेशन उनके बीच आपस में हो सके, कॉरपोरेशन हो सके, अपने जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कॉरपोरेट करे, इंटरनेशनल फोरम्स के साथ वो कॉरपोरेट करे। तो ये सारे उसके जो है क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। तो स्ट्रक्चर और प्रोसेस हमने इसका पहले भी देखा था। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो सार्क है वो 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है हमारा। इनके ये 5 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सॉवरेन इक्वालिटी, की इक्वालिटी हो, कोई भेदभाव ना हो, ऑनेस्टी से सब लोग काम करें, इंटीग्रिटी हो, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स हो, भी कोई ज़्यादा जो है किसी के मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी ना करे, म्यूचुअल बेनिफिट मतलब सबके फ़ायदे के लिए काम करे। इसके बेसिस पे जो है सार्क के ये 5 प्रिंसिपल है। ये भी आप जो है लिख सकते हो अपने आंसर में। जो सार्क के समिट है वो एनुअली होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिसीजंस होते हैं वो सारी कंट्रीज़ मिलके लेती है। इसके कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं, जैसे मैंने अभी आगे भी बताया था, चाइना, यूएस, म्यांमार, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन। तो इसके कुछ ये ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी है जो ऑब्जर्व करती हैं इनको। नेक्स्ट हमारा क्या है कि लेटेस्ट न्यूज़, ये मुझे लेटेस्ट न्यूज़ मिली सार्क के बारे में, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने बोला कि इंडिया विल सप्लाई कोविड-19 वैक्सीन्स टू सार्क नेशंस अंडर ग्रांट असिस्टेंस। मतलब इंडिया जो है क्या करेगा, ये हमारी कंट्री की न्यूज़ है, कोविड-19 की वैक्सीन्स को क्या करेगा, सप्लाई करेगा सार्क नेशंस को एक ग्रांट असिस्टेंस की फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या है कि जो सार्क की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया कि अभी पाकिस्तान का एक प्रपोज़ल था कि अभी हमने देखा था कि एक जो है पाकिस्तान में एक समिट होने वाला था, वो कैंसिल हो गया, उसको भी अभी थोड़ा सा होल्ड पे रख दिया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने नोट किया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सॉरी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्रेड में जो प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये सार्क को ये चैलेंजेस जो हैं वो ओवरकम करने चाहिए। तो कहने का तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ट्रेड में प्रॉब्लम्स आना, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आना, तो ये सार्क जो है इनके ऊपर काम करे, ऐसा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो है सामने उनके आगे एक प्रपोजल रखा है। फिर नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सार्क की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ अर्ज किया है कि जो हमारा उनका सार्क का जो 19th समिट होने वाला था वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए, ताकि कलेक्टिवली सारे कोविड-19 से मिलके फाइट कर सकें, सारी नेशंस मिलके। इंडिया जो है कोविड-19 का इमरजेंसी, देखो इंडिया का जो प्रपोजल था, लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इंडियाज प्रपोजल टू लॉन्च अ कोविड-19 इमरजेंसी फंड वाज गिवन अ पॉजिटिव रिसेप्शन बाय सार्क नेशन विद इन डेज। ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट वॉलेंट्रली। मतलब कि इंडिया ने एक प्रपोजल रखा था इमरजेंसी फंड के लिए, कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए, तो उसको जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसका जो है पॉजिटिव आया, सब मेंबर्स ने हाँ कर दिया, जैसे बस पाकिस्तान के अलावा सारे मेंबर्स ने जो है उसके लिए हाँ कर दिया था। तो ये कुछ लेटेस्ट न्यूज़ थी कि इंडिया कोविड वैक्सीन सप्लाई करेगा, और इंडिया की तरफ से 3 जो है मेजर इश्यूज सार्क के सामने रखे हुए हैं। इंडिया ने एक कोविड इमरजेंसी फंड के लिए भी अप्लाई किया था जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने ये अर्ज किया है कि 19th समिट होने के लिए सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाए ताकि जल्दी हो सके और सब मिलके कोविड-19 से फाइट कर सकें। तो ये सारे कुछ लेटेस्ट न्यूज़ थी सार्क के बारे में। तो देखो हमने शुरू में ये देखा था कि कुछ एरिया ऑफ कॉरपोरेशन के लिए ये बना था। तो किसके लिए बना था कि जो सारी मेंबर कंट्रीज़ है उसमें एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट हो सके, एजुकेशन और कल्चर के बारे में डेवलप हो सके, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस, एनर्जी, एनवायरनमेंट, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मीडिया, पॉवर्टी एलिविएशन, सिक्योरिटी एस्पेक्ट, पीपल कॉन्टैक्ट, फंडिंग मैकेनिज्म, सोशल डेवलपमेंट। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं इनके ऊपर काम जो है
होना चाहिए, या सार्क जो है इनके ऊपर काम कर रही है। तो ये सारे एरियाज हैं जिनके ऊपर सार्क काम कर रही है, कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ है उनका एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, एजुकेशन को सपोर्ट करना, बायोटेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना, इकोनॉमी, ट्रेड, फाइनेंस, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करना, और अगर कोई कंट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उनके साथ कॉर्पोरेट करके उन इश्यूज़ को रिजॉल्व आउट करना। तो कुछ प्रिंसिपल है सार्क के, इससे पहले भी हमने 5 प्रिंसिपल देखे थे, वही सेम है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए इंटरनल अफेयर्स में, और म्यूचुअल बेनिफिट हो। ठीक है। और इसमें एक प्रिंसिपल उनका ये भी है, सच कॉर्पोरेशन शैल नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन बट शैल कॉम्प्लीमेंट देम। एक ये प्रिंसिपल भी है कि सच कॉर्पोरेशन शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल ऑब्लिगेशंस। तो ये हमारे सार्क के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। उसके बाद सार्क के अंदर जैसा हमने देखा था शुरू में, वो टेबल में मैंने आपको बताया था कि सार्क की जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल होती है। अब आर्बिट्रेशन ये कहाँ पे है, ये सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में है। तो ये क्या करती है, जितना भी लीगल फ्रेमवर्क है या कोई प्रॉब्लम है उसको सेटल करने का काम करती है, चाहे इंडस्ट्रियल है, ट्रेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, कोई भी डिस्प्यूट है। देखो नाम से ही पता लग रहा है आर्बिट्रेशन काउंसिल, मतलब जो सुलह करवाने का काम करते हैं। जैसे दो देशों में लड़ाई हो जाए तो बिचौलिया का जो काम करती है वो हमारी क्या है, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। काम क्या काम करती है, जितने भी डिस्प्यूट है, मे बी इट इज़ रिलेटेड टू ट्रेड, कमर्शियल, एनीथिंग, तो उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक सार्क डेवलपमेंट फंड है। तो ये जो है नाम से आपको पता लग रहा है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करना। अब वो प्रोजेक्ट हमारे जो है पॉवर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, तो पॉवर्टी को हटाने से रिलेटेड हो सकते हैं। तो उन सारे फंड्स को क्या करना, फंडिंग करना, उनको फंड्स प्रोवाइड करना। अब ये जो SDF है इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं मेंबर स्टेट के। ठीक है। वो इस सब की फंक्शनिंग देखते हैं। फिर उसके बाद हमने एक उसके बारे में पढ़ा था, एक और इसमें ऑर्गेनाइजेशन होती है, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये कहाँ पे है, ये ढाका बांग्लादेश में है। ये अचीव हुई थी ताकि जो भी मेंबर हैं वो कोऑर्डिनेट कर सके, कॉर्पोरेट कर सके एक दूसरे के साथ। ठीक है। और ऐसे देखो, कहने का मतलब क्या है कि साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन पर्पस क्या था कि जितनी भी नेशंस है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, आपस में कॉर्पोरेट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, और चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर सके। एक ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जो जिससे हमारा जो भी सार्क की साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल मार्केट में आसानी से एक्सेस कर सके, पहली चीज़। और एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी है जो कि इंडिया में है। तो जो इसको अवार्ड सर्टिफिकेट देते हैं वो मतलब ये यूनिवर्सिटी है प्रॉपर, इसमें डिग्रीज भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी मिलते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है। और बस यही था हमारा सार्क के बारे में। ये आई होप आपको इसमें बहुत सारा मैटर मिल गया होगा 16 मार्क्स के हिसाब से, कि MCQs के फॉर्म में भी मिल गया होगा। तो अगर हम क्विकली देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन 8 मेंबर नेशंस है इसमें। अफगानिस्तान ने 2007 में ज्वाइन किया था, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। फिर उसके बाद इसका जो मेन इनिशिएशन, इसका डिस्कशन तो इसका 3 कॉन्फ्रेंसेस में भी हुआ था, 1947, 1950 में, 1954 में। पर मेन जो इनिशिएशन लिया गया वो कोलंबो में लिया गया 1981 में। उसके बाद फाइनली 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में इसको फाउंड किया गया। फिर ये टेबल हमने देखा। फिर इसके हेडक्वार्टर्स काठमांडू में है। उसके बाद मेन जो है इसमें स्ट्रक्चर में हमने देखा काउंसिल है, इसमें एक स्टैंडिंग कमेटी है, एक प्रोग्रामिंग कमेटी है, एक टेक्निकल कमेटी है, एक सेक्रेटेरिएट है। एक ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे, इसके वेलफेयर करना है लोगों का, म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना है, कोलैबोरेशन करना है, कोऑर्डिनेट करना है और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। स्ट्रक्चर हमने देखा था। फिर इसके कुछ लेटेस्ट न्यूज़ हमने देखी थी इसके बारे में, इसके एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन देखे थे, फिर इसके कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे, फिर इसके कुछ काउंसिल्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू।